Hello medicos. Today we will start or we will see the treatment of type 2 diabetes mellitus. इसके अंदर we have to do the comprehensive care. In management of type 2 diabetes mellitus, we need to see the individualized glycemic controls. इसके अंदर diet and lifestyle changes, then exercise changes. Exercise हफ्ते में कितनी करनी है plus how much time we have to do, as we have seen in the last video. तो इसके अंदर exercise है plus medication which we will see today. The next is to treat the associated conditions. जैसे हमने देखा था कि टाइप 2 डायबिटीज mellitus is associated with metabolic syndrome. तो metabolic syndrome में जो other parts हैं those also we need to tackle. तो इसके अंदर we need to check for dyslipidemia and treat accordingly. Then hypertension, then obesity also we need to manage, and the coronary heart disease that is associated with type 2 diabetes also we need to see. Then the third part is we need to screen the patient and manage the complications of the patient related to diabetes. जैसे इसके अंदर we need to see for and treat the diabetic retinopathy, cardiovascular disease associated with diabetes, diabetic nephropathy, neuropathy and other complication related to diabetes we need to manage. तो इसके अंदर सबसे पहले we need to see the oral hypoglycemic agents, the drug. Better term is to use newer term is anti-diabetic agents instead of oral hypoglycemic agent, as सारी की सारी ड्रग्स हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराती. तो इंस्टेड ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बेटर टर्म इज एंटी डायबिटिक एजेंट. ठीक है, तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन फर्स्ट विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक एजेंट्स. इसके अंदर फर्स्ट क्लासेस द एनहांसेस द ड्रग्स विच एनहांसेस इंसुलिन सिक्रीशन, जो पेनक्रियाज पे जाएंगी और प्लस वहाँ पे पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेंगी टू सिक्रीट द इंसुलिन. इसके अंदर फर्स्ट है सल्फोनाइल यूरियाज इज मतलब क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन मोस्टली यूज़ नहीं करते इसमें टॉलब्यूटामाइड. सेकंड जनरेशन भी यूज़ जिसमें ग्लिमिपराइड, ग्लिक्लेजाइड, ग्लाइब्यूराइड ये सारे आएंगे. प्लस सेकंड इज मेग्लेटेनाइड एनालॉग्स, सेम इट लाइक सल्फोनाइल यूरियाज, इट विल इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रीशन. इंडिविजुअल ड्रग विल सी इन द लेटर स्लाइड्स. इसमें आएगा रेपाग्लिनाइड एंड नेटाग्लिनाइड. देन अनदर इज GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट. जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज IV दें एंड ओरल दें, IV एंड ओरल, तो उसके अंदर जो सेम अमाउंट ऑफ हमने ग्लूकोज दिया IV एंड ओरल, तो जो अमाउंट ऑफ ओरल इंक्रीज होगा ग्लूकोज का इट विल बी हाई एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ IV ग्लूकोज. क्यों होगा? क्योंकि जो ग्लूकोज की वजह से हमारा जो हाइक है, जो इंसुलिन हाइक है वो तो है ही, प्लस साथ में इंटेस्टाइन और स्टमक के थ्रू यहाँ पे हमारे पास GLP-1 एनालॉग हो रहा है, हार्मोन सिक्रीट हो रहा है विच विल एडिशनली स्टिमुलेट द पेनक्रियाज एंड इंक्रीज द इंसुलिन. तो व्हेन वी गिव सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज IV एंड ओरली, द अमाउंट ऑफ इंसुलिन इंक्रीज इन ओरल इज मोर एज कंपेयर टू IV, क्योंकि एडिशनल जो GLP-1 एनालॉग सिक्रीट हो रहा है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ कॉजिंग एडिशनल पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन टू इंक्रीज द इंसुलिन. तो अगर वही हम ये GLP को स्टिमुलेट कर दें और उसका एगोनिस्ट दे दें, GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट इसको देंगे, तो इट विल इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रीशन. ठीक है. द नेक्स्ट क्लास इज DPP-4 इनहिबिटर्स. ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के अंदर आता है एक्जिनेटाइड, लीराग्लूटाइड एंड न्यूअर एमर्जिंग ड्रग इज सीमाग्लूटाइड. इसमें क्या है, सारे के सारे इंजेक्टेबल फॉर्म्स में अवेलेबल हैं एक्सेप्ट सीमाग्लूटाइड. ये न्यूअर एमर्जिंग ड्रग है विच इज़ अवेलेबल इन ओरल फॉर्म प्लस एफिकेसी एंड इट इज़ ऑल्सो अप्रूव्ड फॉर वेट लॉस. वो हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे अभी. तो नेक्स्ट इज DPP-4 इनहिबिटर्स. DPP-4 क्या करते हैं? जैसे हमने देखा GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये नॉर्मली DPP-4 जो एंजाइम है इट इनहिबिट्स द GLP. जब वो GLP को इनहिबिट करेगा, अब हमने DPP-4 को इनहिबिट कर दिया, तो इट कांट इनहिबिट द GLP, तो GLP की एक्टिविटी विल इंक्रीज. GLP की एक्टिविटी इंक्रीज तो इट विल इंक्रीज द इंसुलिन विच इज़ डिजायर्ड फॉर अस इन डायबिटीज़. तो इसके अंदर एग्जांपल हैं सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन. ठीक है. नेक्स्ट इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जैसे हमने देखा इंसुलिन सिक्रेटोकॉक्स हैं विच इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रीशन. देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द ड्रग्स विच ओवरकम द इंसुलिन रेजिस्टेंस विच हेल्प टू रिड्यूस द इंसुलिन रेजिस्टेंस. इसके अंदर सबसे पहला है बाइगुएनाइड्स में मेटफॉर्मिन, फेरनफॉर्मिन. देन अनदर इज थायोजोलिडाइंस. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है PPAR गामा एक्टिवेटर. इसके अंदर एग्जांपल है पायोग्लिटाजोन, थायोग्लिटाजोन. इंडिविजुअल ड्रग विल सी. देन अदर मिसलेनियस एंटी डायबिटिक एजेंट्स. इसके अंदर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, ये हमारा ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इनहिबिट करेंगे फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड.
तो जिसकी वजह से जो हमने ग्लूकोज लिया एज सच इट विल कम आउट इन स्टूल्स। तो इसके अंदर एग्जांपल है ए कार्बोस, वोग्लिबॉस, मिग्लिटॉल। देन अंदर इज SGLT2। जैसे हमारी ये किडनी है, किडनी से जब ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होता है तो इट इज़ वाया SGLT2 रिसेप्टर, तो विल इनहिबिट दैट। इनहिबिट करेंगे तो जिसकी वजह से किडनी से ही सारा ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इसमें एग्जांपल इज डापाग्लिफोजन, कैनाग्लिफोजन, एम्पाग्लिफोजन। विल सी द डिटेल इन द लेटर स्लाइड्स। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटफॉर्मिन के साथ। मेटफॉर्मिन द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इन द डायबिटीज। mechanism of action of metformin is it inhibits the gluconeogenesis, जिसकी वजह से decrease glucose production and it increases the glucose mediator ये insulin mediated glucose utilization पे peripheral tissue. Basically it decreases in the insulin resistance. It decreases insulin resistance, जिसकी वजह से the amount of glucose which went in adipose tissue and peripheral muscles will increase. So insulin resistance will decrease and glucose production via liver it will decrease. And note about the administration, how to administer the patient. First हमें सबसे पहले start करेंगे 500 mg oral tablet once daily oral tablet 500 mg will give. Then will progress to, फिर हम 3 महीने में HbA1c कराएंगे if we need to increase it. अगर हमें डोज इंक्रीज करनी है देन विल इंक्रीज टू 500 BD डोज. अगर फर्दर वी नीड टू इंक्रीज देन मैक्सिमम वी कैन इंक्रीज टू 1000 BD. मैक्स डोज इज 2000 mg पर डे. 2000 mg पर डे से ऊपर नहीं जाना है मेटफॉर्मिन के साथ. तो इट इज़ टेकन विद मील्स. इट इज़ नॉट टेकन बिफोर मील, आफ्टर मील. इट हैज़ टू बी टेकन विद मील्स. ये चीज़ ध्यान रखना है. द नेक्स्ट इज मेजर एडवांटेजेस. मेजर एडवांटेजेस में इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव oral agent, one of the most effective oral agent, does not cause hypoglycemia. ये hypoglycemia, it doesn't cause hypoglycemia. Then next is it is available in very cheap prices, very low cost it is available. Then next is the contraindications. Contraindications क्या है? CKD. अगर पेशेंट का EGFR is less than 45 तो do not initiate. हमें स्टार्ट नहीं करना है मेटफॉर्मिन. स्टार्ट नहीं करा अगर कोई 45 से नीचे EGFR और पेशेंट आपके पास आता है तो वी डोंट नीड टू इनिशिएट द मेटफॉर्मिन. अदर ड्रग्स विल चूज. अगर पेशेंट का EGFR, जैसे मान लो कि मेटफॉर्मिन उसका पहले से पेशेंट का चल रहा है, फिर उसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई, नाउ हिज EGFR इज लेस देन 30, तो उसमें डू नॉट कंटिन्यू द ड्रग. अगर EGFR पेशेंट का सब्सिक्वेंटली लेस देन 30 होता है तो देन वी नीड टू स्टॉप द ड्रग. डू नॉट कंटिन्यू. इवन इन सीवियर लीवर डिजीज वी कांट गिव द ड्रग. देन कॉमन साइड इफेक्ट्स आर, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आर GI साइड इफेक्ट. दिस ड्रग इज अ GI इरिटेंट. ये करेगा हमारे पास डायरिया प्लस नोजिया. अब इसको हम कैसे इनहिबिट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं? स्लोली इफ इंक्रीज. 500 OD विल स्टार्ट, फिर 500 BD, देन विल इंक्रीज थ्रू 1000, देन 1000 BD मीन्स मैक्सिमम 2000. अगर स्लोली वी हाइक द ड्रग देन वी कैन डिक्रीज द चांसेस ऑफ डायरिया एंड नोजिया और GI इरिटेंट. देन नेक्स्ट इज कि इसके अंदर B12 डेफिशिएंसी. जैसे हमने देखा था कैसे हम पेशेंट को डायबिटीज़ के फॉलोअप करेंगे, तो उसमें हमने देखा था कि B12 डेफिशिएंसी के लिए अगर पेशेंट इज ऑन मेटफॉर्मिन तो एनुअली वी नीड टू चेक फॉर B12 लेवल्स, और B12 डायरेक्टली सप्लीमेंट वी कैन गिव. तो रूटीन मॉनिटरिंग में वी नीड टू गिव B12 एंड वी नीड टू सप्लीमेंट ऑल्सो, क्योंकि मेटफॉर्मिन विल डिक्रीज द B12 लेवल्स. देन इनिशियल कंसर्न अबाउट कॉजिंग, ऐसे पहले बोलते थे कि इसमें मेटफॉर्मिन इज एसोसिएटेड लैक्टिक एसिडोसिस, लेकिन स्टडीज़ ने बहुत ज़्यादा शो नहीं करा है कि सीवियर लैक्टिक एसिडोसिस. अगर करेगा भी तो माइल्ड लैक्टिक एसिडोसिस इट कैन कॉज. इसका कंजेनर फॉर्म है फेनफॉर्मिन. इट इज़ एसोसिएटेड विद कॉजिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस. नेक्स्ट पार्ट इज GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट. इसका मैकेनिज्म जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था. इफ़ आई गिव सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज IV एंड ओरली में सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दूँ तो अमाउंट ऑफ इंसुलिन इंक्रीज विच इज़ इन ओरल फॉर्म इज़ मोर एज कम्पेयर टू द IV पार्ट. क्यों होगा? क्योंकि जो ग्लूकोज की वजह से जो इंसुलिन रिलीज हुआ वो तो दोनों में सेम है, लेकिन ओरल फॉर्म में GLP-1 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा सिक्रेट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से, विच एडिशनली स्टिमुलेट द पैनक्रियाटिक सेल्स, पैनक्रियाटिक बीटा सेल, एंड इंक्रीज द इंसुलिन सिक्रीशन. तो इसलिए ओरल और IV सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज देने के बाद भी द अमाउंट ऑफ इंसुलिन विच इज़ बीन सिक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियाटिक बीटा सेल इन ओरल फॉर्म वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू IV सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज. तो इसके अंदर अब जैसे देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इट स्टिमुलेट ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज, है ना. एग्जाम्पल में याद रखना है, सारी ड्रग्स के पीछे टाइड आएगा. इसके अंदर जैसे एक्जिनेटाइड, लीराग्लूटाइड, डुलाग्लूटाइड एंड सीमाग्लूटाइड, ये जो सारे हमारे पास अवेलेबल हैं ये सारे इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल हैं. जैसे ट्वाइस अ डे इंजेक्शन ऑफ एक्जिनेटाइड, और इवन वी कैन गिव वीकली इंजेक्शन ऑफ एक्सटेंडेड रिलीज वर्जन.
लीराग्लूटाइड डेली इंजेक्शन, डुलाग्लूटाइड इज वीकली इंजेक्शन। तो इसके अंदर हमारे पास बस ये याद रखना है कि एक ड्रग है न्यूअर ड्रग सीमाग्लूटाइड, इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग ड्रग। इसके अंदर इट इज़ अवेलेबल इन वीकली इंजेक्शन फॉर्म, ओजेम्पिक के नाम से आता है। इट इज़ अप्रूव्ड फॉर एंटी ओबेसिटी ड्रग, एज अ एंटी ओबेसिटी ड्रग। वीकली इंजेक्टेबल हाई डोज फॉर्म में जो आता है बाय द नेम ऑफ ओजेम्पिक, इट इज़ अप्रूव्ड एज एंटी ओबेसिटी ड्रग एंड इट इज़ अवेलेबल इन डेली टैबलेट फॉर्म, दैट इज़ अंडर द ब्रांड नेम ऑफ रेबेल्सिस। तो ये चीज़ हमारी अप्रूव्ड है एज अ एंटी डायबिटिक एजेंट। तो वेदर इट इज़ 5 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 and even 40 mg tablet it is available. तो it has to be taken early morning before breakfast। ठीक है, तो मेजर साइड इफेक्ट सिर्फ ये है कि इट इज़ अ गैस्ट्रिक इरिटेंट, इट इज़ अ जीआई इरिटेंट। तो मेजर एडवांटेज क्या है इसके, इट इज़ एसोसिएटेड वेट लॉस, जैसे हमने देखा सीमाग्लूटाइड, इवन दिस ड्रग इज अप्रूव्ड एज एंटी ओबेसिटी ड्रग इन IV हाई डोज इंजेक्टेबल फॉर्म। Then liraglutide, dulaglutide, semaglutide, it used to decrease the cardiovascular mortality in a patient of type 2 diabetes। अगर patient is type 2 diabetes with atherosclerotic heart disease, तो it is the drug which should be preferred। इवन कुछ स्टडीज़ में बोला गया GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है इवन, और साथ में SGLT2 भी देखेंगे, दो शुड बी इनिशिएटेड इन अ पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर डिस्पाइट पेशेंट इज नॉट हैविंग डायबिटीज़। डायबिटीज़ नहीं भी है तो स्टिल पेशेंट की कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी इट रिड्यूसेस, तो इवन वी कैन इनिशिएट दोज ड्रग। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर इट हैज़ बीन seen to be associated with medullary thyroid cancer, as such it is not highly proven। तो अगर patient is having family history positive or having a risk factor of medullary thyroid cancer, तो this drug should be avoided। Then even it is associated with pancreatitis, तो even it has not proven pancreatitis, तो still if family history is there or high risk factors are there, तो this drug should be avoided। Then common side effects क्या हैं, it is also a GI irritant, तो it can cause diarrhea, nausea, और प्री एग्जिस्टिंग गैस्ट्रोपेरेसिस, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस को इट कैन वर्सन। Then next is associated with pancreatitis, although no definite cause or association has been seen, but still pancreatitis के अंदर it is commonly been seen कि जो patient are taking GLP-1 receptor agonist उसके अंदर pancreatitis होता है। तो इसलिए if patient is having or past history or something, तो GLP-1 receptor agonist should be avoided। Then it increases the risk of medullary thyroid cancer, तो still in patient with history or family history of medullary thyroid cancer, this drug should be avoided। तो नेक्स्ट इज DPP-4 इनहिबिटर। जैसे इसका मैकेनिज्म हमने देखा था, जैसे हमने GLP-1 रिसेप्टर का देखा था अभी, GLP-1 एनालॉग्स का, तो DPP इज इनहिबिटर ऑफ GLP, DPP इज इनहिबिटर ऑफ GLP। तो अगर हमने DPP को ही इनहिबिट कर दिया तो इट विल नॉट इनहिबिट द GLP, तो GLP अपना काम कर पाएगा, जिसकी वजह से इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन जो हमें चाहिए डायबिटीज़ के अंदर। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इनहिबिट्स द DPP-4 विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएक्टिवेशन ऑफ GLP-1 रिसेप्टर, GLP-1। एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, नाम के पीछे इसमें ग्लिप्टिन्स आएगा, जैसे सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, ये वंस अ डेली फॉर्म में सारे अवेलेबल हैं। कोई मेजर एडवांटेज नहीं है इनका। कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिकमेंडेड टू अवॉइड द कॉम्बिनेशन विद GLP-1। हमारे पास जैसे DPP-4 इनहिबिटर हमने दिया, तो इट ऑलरेडी DPP-4 इनहिबिटर ने GLP-1 इंक्रीज किया, प्लस साथ में हमने GLP-1 एनालॉग भी दे दिया, तो बोथ टुगेदर कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। तो दोनों ड्रग्स को कॉम्बिनेशन हमें अवॉइड करना है। तो इट इज़ ऑल्सो सीन एसोसिएटेड विद पेनक्रेटाइटिस, तो अगर किसी में पेशेंट में हिस्ट्री है तो वी नीड टू अवॉइड। देन सेक्साग्लिप्टिन इज एसोसिएटेड विद हार्ट फेलियर। देन कॉमन साइड इफेक्ट में इज एसोसिएटेड विद जॉइंट पेन, माइल्जिया, एसोसिएशन विद पेनक्रेटाइटिस, दो नॉट डेफिनेटली प्रूवन। देन नेक्स्ट इज सेक्साग्लिप्टिन एसोसिएटेड विद इंक्रीज हार्ट फेलियर इन द हॉस्पिटलाइज पेशेंट। तो ये हो गया DPP-4 इनहिबिटर। नेक्स्ट इज SGLT2 इनहिबिटर। It is also a drug which is approved or which is drug of choice in cases of heart failure। इवन जैसे भी बताया था GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग प्लस SGLT2 इनहिबिटर। उसमें अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं भी है तो हार्ट फेलियर के अंदर वी कैन इनिशिएट। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इनहिबिट SGLT2। जैसे किडनी हमारा जो किडनी हमारा ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन करती है ब्लड वेसल के अंदर, इट इज़ वाया SGLT2। तो हम उस SGLT2 को इनहिबिट कर देंगे तो सारा ग्लूकोज इट विल गो इन द यूरिन, तो ग्लूकोज यूरिया पेशेंट विल डेवलप। तो इट ब्लॉक्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड ग्लूकोज बाय ब्लॉकिंग द SGLT2, जिसकी वजह से डायलिसिस करवाएगा, ऑस्मोटिक डायलिसिस कराएगा। तो इसके एग्जांपल हैं सारी ड्रग्स जिसके पीछे ग्लिफोजिन आता है, जैसे एम्पाग्लिफोजिन, डापाग्लिफोजिन, कानाग्लिफोजिन। इसमें ये याद रखना है कि एम्पाग्लिफोजिन इज बेस्ट इन रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो। तो इसमें एक ड्रग जो याद रखना है दैट इज एम्पाग्लिफोजिन। मेजर एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे मैं बताया था, एक तो वेट लॉस कराता है, तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, इट एसोसिएटेड विद वेट लॉस। दूसरी वेट लॉस वाली ड्रग हमने कौन सी देखी थी, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जैसे सीमाग्लूटाइड।
तो दोज आर एसोसिएटेड विद वेट लॉस. देन अनदर इज एम्पाग्लिफोजन, कानाग्लिफोजन आर एसोसिएटेड विद डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी. हमने दूसरी ड्रग कौन सी देखी थी डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी? इसके अंदर हमने देखा था वही GLP-1 एनालॉग्स. तो अगर इफ पेशेंट इज हैविंग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस विद एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज, तो इसमें SGLT2 ड्रग शुड बी प्रिफर्ड. ठीक है. ऑल थ्री डिक्रीजेज हार्ट फेलियर, हॉस्पिटलाइजेशन, प्रोग्रेशन टू नेफ्रोपैथी. तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है इसके अंदर? अगर EGFR लेस देन 30 है और हमें फर्स्ट टाइम इनिशिएट करना है SGLT2, तो इसको SGLT2 वी नीड टू अवॉइड. अगर EGFR इज लेस देन 30 एंड वी नीड टू इनिशिएट SGLT2 इनिबिटर, तो हमें इनिशिएशन अवॉइड करना है, हमें SGLT2 नहीं स्टार्ट करना है EGFR लेस देन 30. लेकिन अगर किसी पेशेंट में हमने ऑलरेडी SGLT2 स्टार्ट कर दिया और लेटर पार्ट उसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ऑस्मोटिक डायलिसिस कराता है. डायबिटिक्स आर एसोसिएटेड विद कॉजिंग प्री रीनल AKI, तो किडनी डैमेज होगी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगा. तो हमारे पास अगर विद टाइम अगर EGFR लेस देन 30 चला जाता है, इनिशिएट हमने करी मान लो 60 पे 50 पे, तो हमें वो कंटिन्यू करना है. फिर लेस देन 30 इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू स्टॉप द ड्रग. फिर हमें सीधा जब तक अंटिल पेशेंट बिकम एंड स्टेज रीनल डिजीज गो ऑन डायलिसिस, हमें डायरेक्टली कंटिन्यू करना है. लेकिन इफ वी आर इनिशिएटिंग द ड्रग एंड EGFR इज लेस देन 30, तो वी नीड टू अवॉइड द ड्रग. EGFR लेस देन 30 तो अवॉइड, डू नॉट इनिशिएट. लेकिन अगर चल रही है तो अंटिल डायलिसिस पेशेंट चला जाए तो उसको कंटिन्यू करना है. कॉमन साइड इफेक्ट एक क्या है? जैसे हमने देखा कि डायलिसिस करवाती है, एवरी डायरेटिक एसोसिएटेड विद हाइपोवोलेमिया कॉजिंग AKI. देन जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन, जैसे देखा था कि ये ग्लूकोज यूरिया कराएगी, तो यूरिन विल एक्ट लाइक अ कल्चर मीडिया. तो उसके अंदर इट विल कॉज UTI एंड वल्वोवैजाइनल कैंडिडियासिस. देन अनदर दूसरा है यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्यों कराएगी? क्योंकि हमारे पास ये ग्लूकोज यूरिया करा रहा है, ग्लूकोज को ब्लड के अंदर कम कराएगा, तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नहीं रहा. तो सेल्स क्या स्टार्ट करेंगे? वो फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से कीटोएसिडोसिस होगा. लेकिन ग्लूकोज हमारे पास नॉर्मल है क्योंकि सारा ग्लूकोज तो यूरिन में निकल गया, तो पेशेंट विल बी यूग्लाइसेमिक, लेकिन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा. एंड कैनाग्लोफोजन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ लोअर लिम्ब एम्पुटेशन एंड बोन फ्रैक्चर्स. नेक्स्ट इज सल्फोनाइल यूरियाज. सल्फोनाइल यूरियाज जैसे देखा था 2 जनरेशन में आती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन हम यूज़ नहीं करते. मैकेनिज्म क्या है? इट बाइंड्स टू ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इन द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स और ट्रिगरिंग और कॉजिंग द इंसुलिन रिलीज. तो हमारे पास ये ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को बाइंड करके ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से रिलेटिव पोटेशियम इनसाइड द सेल्स विल इंक्रीज, विच विल कॉज डिपोलराइजेशन ऑफ द सेल एंड सब्सिक्वेंटली इंसुलिन रिलीज. एग्जाम्पल में क्या है? सेकेंड जनरेशन के अंदर कोई भी ड्रग्स जिसके पीछे आइड आता हो, जैसे ग्लिपिजाइड, ग्लेमेपेराइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लिक्लाजाइड, ये सारे सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज हैं. मेजर एडवांटेज क्या है? वेरी इनएक्सपेंसिव, वेरी चीप, वेरी अफोर्डेबल. कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ग्लाइब्यूराइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन CKD. साइड इफेक्ट्स में क्या याद रखना है? साइड इफेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, इट कॉजेज वेट गेन एंड अनदर इज इट इज़ द एंटी डायबिटिक एजेंट विच इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया करने वाले बहुत कम ड्रग्स हैं, उसके अंदर सल्फोनाइल यूरियाज एक है, ये चीज़ याद रखना है. तो अब इसके अंदर दूसरे मेग्लिटिनाइड्स, सेम एज सल्फोनाइल यूरिया, इट ऑल्सो इनहिबिट इट क्लोजेज द ATP डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज होगा. एग्जाम्पल इज नेटाग्लिनाइड, रेपाग्लिनाइड. देन अदर पार्ट इज ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स. ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जैसे हमने देखा था कार्बोस, वोग्लिबॉस, ये क्या करेंगे? हमारे पास इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज विल डिक्रीज. ये इनहिबिट करेंगे इंटेस्टाइनल अल्फा ग्लूकोसाइडेज, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनो एंड पॉलीसेकेराइड विल इनहिबिट. तो इसकी वजह से क्या होगा? जो सारा हमारे पास मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है, सारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म होगा, तो जिसकी वजह से वहाँ पे पेशेंट विल डेवलप फ्लैटुलेंस होगा, डायरिया होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा. तो दीज साइड इफेक्ट्स आर कॉमन विद ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर. अब इसी में ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में कार्बोस को देखें, तो कार्बोस का एक्शन हमने जैसे देखा, रिड्यूस ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन वाया इंटेस्टाइन, कोई नो इफेक्ट ऑन इंसुलिन सेंसिटिविटी, कोई हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट पे इफेक्ट नहीं है इसका, नो इफेक्ट ऑन सीरम इंसुलिन, कोई हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कराता, लिपिड्स पे कोई एक्शन नहीं है. ऑनसेट ऑफ एक्शन इज मॉडरेट, वेट न्यूट्रल ड्रग है और रेदर न्यूट्रल ही है, रिड्यूस बहुत नहीं है इसका एडवांटेज. देन इफेक्टिवनेस ओवर टाइम इज अनसर्टेन, प्लस सेफ्टी प्रोफाइल भी इतना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. तो इट इज़ नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस एनीवेयर, इट इज़ रेदर नॉट यूज्ड ओनली. द नेक्स्ट इज थायाजोलिन-डायम्स. थायाजोलिन-डायम्स इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रग. ये एसोसिएटेड है कि इफेक्टिवनेस ठीक है, इसका इफेक्टिव अच्छी है, ये हमारा करती है डिक्रीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में. जैसे हमने रेजिस्टेंस में और कौन कौन सी देखी थी ड्रग?
इसके अंदर हमने देखा था मेटफॉर्मिन, बाइगोनाइड्स, दे आर ऑल्सो डिक्रीजिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये भी डिक्रीज करता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं. बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स इट हैज़ बीन इनहिबिटेड और प्रोहिबिटेड, सस्पेंडेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन मार्केट. तो इसमें अब जैसे ड्रग्स देखेंगे तो रोसिग्लिटाजोन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क, पायोग्लिटाजोन हैज़ बीन सीन टू कॉज यूरिनरी ब्लैडर कैंसर एंड ट्रोग्लिटाजोन कॉजेज हेपेटाइटिस. तो इसके सेफ्टी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से थायोजोलिडायंस इज ऑल्सो नॉट यूज मच क्लिनिकली, लेकिन एडवांटेज है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है. तो अब जैसे थायोजोलिडायंस को देखें तो एक्शन, इट इज़ इंसुलिन सेंसिटाइजर, इंसुलिन सेंसिटिविटी इट इंक्रीजेस, hepatic glucose output it slightly decrease same as metformin, then serum insulin it decreases, then hypoglycemia no effect, no dot doesn't cause hypoglycemia, lipids पे it has generally positive action, onset of action is moderate to late, it is a weight increasing drug, है ना, वेट इंक्रीजिंग, जैसे हमने सल्फोनाइल यूरियाज देखा था, दोज ऑल्सो कॉजेज वेट इंक्रीज. देन इफेक्टिवनेस ओवर टाइम इज ड्यूरेबल, सेफ्टी प्रोफाइल इज, यही इशू है जिसकी वजह से हम ड्रग्स यूज़ नहीं कर पा रहे सेफ्टी प्रोफाइल में. तो बस ये चीज़ याद रखना है, स्टिल थायोजोलिडायंस इज़ नॉट ड्रग ऑफ चॉइस एनीवेयर, इसको भी बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करना है. अभी देखेंगे क्या चीज़ प्रीफर करेंगे. तो अब ये है जैसे ट्रीटमेंट, अब ये बेसिक फ्लो चार्ट है, ये सारा समराइज़ करने के लिए चार्ट, जैसे ट्रीटमेंट हम क्या चीज़ दे रहे हैं, प्लस कितना इंप्रूवमेंट होगा HbA1c में उस ड्रग को लेने के बाद, उस ड्रग के साथ एसोसिएटेड हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क, देन उसके बाद वेट चेंजेस, देन कॉस्ट ऑफ द ड्रग, जो मेजर हमें देखना पड़ता है इंडिया में कॉस्ट, कि ऐसा नहीं है हर पेशेंट में हम सीमाग्लूटाइड स्टार्ट कर देंगे डिस्पाइट बिंग इट्स हाई एक्यूरेसी और हाई इफेक्टिवनेस, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, पॉकेट पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है वो. देन अदर मेजर एडवांटेजेस एंड अदर मेजर डिसएडवांटेजेस. तो सबसे पहले इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन हमारे पास कम है, या इंसुलिन काम नहीं कर रही, तो इंसुलिन इफ वी गिव, हमें जो चीज़ कम है वही चीज़ हमने सप्लीमेंट कर दी, तो इंसुलिन तो बेस्ट है. तो इसके अंदर HbA1c वैल्यू करेक्शन भी इसके अंदर मैक्सिमम है, 1.5 टू इवन 3.5 तक, 3.5% तक भी इट विल डिक्रीज द HbA1c. हाइपोग्लाइसीमी का रिस्क डेफिनेटली है, क्योंकि इंसुलिन का एक्शन ही है पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर बेसिकली ग्लूकोज को भेजेगा, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमी पेशेंट विल डेवलप. देन वेट गेन, इट विल कॉज वेट गेन बिकॉज ये एनाबॉलिक हार्मोन है, तो इट विल कॉज वेट गेन. देन कॉस्ट, इट इज़ वेरिएबल, अगर आप सिर्फ रेगुलर इंसुलिन यूज़ कर रहे हो तो इट इज़ चीपर, इफ़ यू आर यूजिंग द लॉन्ग टर्म इंसुलिन, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा, तो इट इज़ बिट कॉस्टली. देन अदर एडवांटेजेस, रैपिडली इफेक्टिव, तुरंत पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो जाएंगे. इट एट डिसएडवांटेजेस, इट कम्स इन इंजेक्शन फॉर्म एंड क्लोज मॉनिटरिंग हैज टू बी डन, क्योंकि इंसुलिन देते ही पेशेंट विल डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया, तो इसलिए क्लोज मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट. देन अदर इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑल्सो, ये चीज़ देखो इसके अंदर HbA1c डिक्रीजेज बाई ऑलमोस्ट 2%, 1 to 2%, तो इसको भी हमें प्रेफरेंस इक्वली देना है, क्योंकि इट ऑल्सो डिक्रीज इंडिपेंडेंटली डिक्रीजेज HbA1c बाई ऑलमोस्ट 2%. कोई हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, इट कॉजेज वेट लॉस, इट इज़ कॉस्ट इज लो ओनली, एडवांटेजेस वेरियस एंड डिसएडवांटेजेस पेशेंट कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड. देन नेक्स्ट इज मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन 1 to 2%, इट डिक्रीजेज HbA1c ऑलमोस्ट 2%, हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है, वेट न्यूट्रल टू समटाइम्स इट डिक्रीजेज वेट वेरी बिट. देन कॉस्ट इज़ वेरी लो. साइड इफेक्ट्स में हमने देखा था जैसे GI इरिटेंट है, नोजिया कराएगा, डायरिया कराएगा, इट कॉजेज B12 डिफिशियंसी एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड अगर GFR लेस देन 30 है. फिर सल्फोनाइल यूरियाज, नेक्स्ट इफ वी सी, सल्फोनाइल यूरियाज भी ऑलमोस्ट 2% तक HbA1c रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ याद रखना है, इट कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया एंड इट इंक्रीजेज द वेट, इट इंक्रीजेज द वेट. प्लस इसके अंदर अगर हम देखें कॉस्ट इज़ लो, है ना, इसका कॉस्ट इज़ लो. देन नेक्स्ट इज GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जैसे हमने देखा था सीमाग्लूटाइड, इट ऑल्सो डिक्रीजेज HbA1c ऑलमोस्ट 1 to 1.5%, 1 to 1.5%. हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है. वेट चेंजेस, इसमें ये चीज़ याद रखना है, इट कॉजेज वेट लॉस, इसलिए इसके अंदर जो सीमाग्लूटाइड है इट हैज़ बीन अप्रूव्ड एज अ एंटी ओबेसिटी ड्रग इन हाई डोज IV फॉर्म. देन कॉस्ट इज़ हाई, ये चीज़ मेनली याद रखना है, ये इसका लिमिटेशन है, इसलिए हर पेशेंट में वी कांट इनिशिएट. द नेक्स्ट एडवांटेजेस, इट डिक्रीज द कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी. तो अगर पेशेंट इज हैविंग हार्ट फेलियर एंड डायबिटीज़, देन दिस नीड टू बी द फर्स्ट ड्रग टू बी इनिशिएटेड. देन इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इट इज़ अवेलेबल इन इंजेक्शन फॉर्म एक्सेप्ट सीमाग्लूटाइड. देन GI साइड इफेक्ट्स हैं लाइक नोजिया एंड डायरिया, प्लस इंक्रीज रिस्क ऑफ थायराइड कैंसर. तो इसलिए अगर किसी को मेडुलरी थायराइड कैंसर अगर सस्पेक्टेड है या फैमिली हिस्ट्री है या हाई रिस्क फैक्टर है, तो ऐसे में वी डोंट नीड टू इनिशिएट दिस, वी नॉट नीड टू स्टार्ट दिस. देन अनदर इज थायोजोलिडायंस, इट डिक्रीजेज द HbA1c बाई ऑलमोस्ट 1.5 to 1.5.
देन हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क नहीं है, देन इट कॉजेज वेट गेन, ये चीज़ याद रखना है, इट कॉजेज वेट गेन, देन इट इज़ चीपर, देन साइड इफेक्ट्स आर फ्लूइड रिटेंशन, देन एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, हेपेटाइटिस, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, तो ये चीज़ हमें देखना है। नेक्स्ट इज DPP-4 इनहिबिटर्स। DPP-4 इनहिबिटर्स ऑलमोस्ट 1% दे यूज टू डिक्रीज HbA1c। इसमें कोई हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है, इसके अंदर वेट न्यूट्रल है, ये है ना, कॉस्ट इज़ हाई, प्लस साइड इफेक्ट ये है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद थायराइड कैंसर्स। फिर नेक्स्ट इज SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT2 इनहिबिटर्स में हमें याद रखना है कि इट डिक्रीजेज HbA1c बाई ऑलमोस्ट 1%, 0.5 to 1%। हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है, प्लस इट इज़ एसोसिएटेड विद वेट लॉस, ये चीज़ हमें देखना है, इट इज़ एसोसिएटेड विद वेट लॉस, कॉस्ट इज़ हाई। फिर अनदर चीज़ हमें जो याद रखना है, इट इज़ एसोसिएटेड विद डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, तो अगर पेशेंट हार्ट फेलियर में है तो दिस ऑल्सो वी नीड टू इनिशिएट। देन साइड इफेक्ट्स में अगर देखें तो साइड इफेक्ट्स में क्या है, AKI क्योंकि ऑस्मोटिक डायलिसिस करवा रहा है, प्लस हाइपोवोलीमिया, जेनेटोयूरिनरी इन्फेक्शंस एंड यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो जो भी चीज़ ये ब्लू कलर में स्क्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सारा देखना है कि कौन सी ड्रग्स हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है। इसके अंदर हमारे पास आया सल्फोनाइल यूरियाज बस, है ना, प्लस इंसुलिन, इंसुलिन तो है, सल्फोनाइल यूरियाज, ये चीज़ याद रखनी है। वेट चेंजेस में वेट गेन कौन कौन सी करा रही है हमारे पास, सल्फोनाइल यूरियाज प्लस साथ में थायाजोलिडाइन्स। और वेट लॉस कौन सी ड्रग करा रही है हमारी, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और SGLT2, ये चीज़ देखना है। कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी कौन प्रिवेंट करा रहा है, SGLT2 रिसेप्टर इनहिबिटर एंड GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। ये चीज़ें बस याद रखनी है, समराइज करने के लिए टेबलेटेड फॉर्म है, दोबारा से एक बार देखना है, इट्स वेरी ईजी। तो नेक्स्ट इज इनिशिएशन और इंडिकेशन ऑफ स्टार्टिंग द इंसुलिन थेरेपी। कब करेंगे, कोई भी पेशेंट अगर टाइप 1 डायबिटीज़ का है, इसके अंदर इंसुलिन नहीं है तो इंसुलिन देना ही पड़ेगा। OHA कब तक काम करेंगे, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज ही नहीं काम कर रहा है ना, पेनक्रियाज ही काम नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद सम पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़, तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जिस पेशेंट में हु इज़ नॉट कंट्रोल्ड ऑन डाइट एंड OHAs। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट है, डाइट ट्राई कर लिया, OHAs ट्राई कर लिया, फिर भी काम नहीं कर रहा, तो इन दैट वी नीड टू इनिशिएट द इंसुलिन। Patient present with diabetic ketoacidosis or coma state, so in that insulin is advised. The next is if patient is having acute or chronic liver or kidney disease, अगर किसी पेशेंट में लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो प्रिफर्ड इज इंसुलिन। देन इफ पेशेंट इज प्रेग्नेंट और इज इन लैक्टेशन फेज, देन इफ grade 1 to 4 स्टेजेस ऑफ एंजियोपैथी किसी में भी आ रहा है, तो देन ऑल्सो वी नीड टू इनिशिएट इंसुलिन। अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शन सेप्सिस में पेशेंट आपके पास आया, तो बेस्ट इज टू इनिशिएट द इंसुलिन रेदर OHAs। देन इफ पेशेंट इज हैविंग एक्यूट हार्ट और सेरिब्रल डिजीज़, अगर कोई ASD VSD और इन सब अगर कोई भी MI पेशेंट आता है या TIA वाला पेशेंट आता है, स्ट्रोक वाला पेशेंट आता है, तो इन दैट वी नीड टू इनिशिएट इंसुलिन। देन प्री सर्जरी, इफ पेशेंट इज प्लान फॉर सर्जरी, तो वी नीड टू स्टॉप द OHAs और उसको सर्जरी के लिए इंसुलिन स्टार्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा बेसिक ट्रीटमेंट अप्रोच कैसे रहती है, अब जैसे हम पहले देखते थे इनिशियली व्हाट वी यूज्ड टू डू, कि सबसे पहले पेशेंट आएगा तो फर्स्ट लाइन एजेंट वाज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, डाइट, वेट लॉस, डाइट एंड एक्सरसाइज, बेसिकली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट वाज द फर्स्ट पार्ट। और हम डायरेक्टली पेशेंट को इनिशिएट कर देते थे मेटफॉर्मिन पे। मेटफॉर्मिन हम कैसे स्टार्ट करते थे, 500 OD स्टार्ट किया, फिर हमने 3 महीने बाद पेशेंट को बुलाया, देन विल गो विद 500 BD डोज, फिर हमने 3 महीने पे कराया, अगर फिर भी HbA1c डिजायर्ड वैल्यू नहीं आई तो देन विल गो टू 200 mg पर डे डोज। और अगर फिर भी नहीं आता था, फिर भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो देन वी नीड टू ऐड द सेकेंड ड्रग। तो सेकेंड ड्रग देखने के लिए व्हाट वी नीड टू सी कि वेदर पेशेंट इज हैविंग एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज और पेशेंट इज हैविंग CKD या पेशेंट को है हार्ट फेलियर। अगर पेशेंट को होता था कोई एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज या रिस्क फैक्टर रहते थे, तो उसमें आइदर तो हमें क्या ड्रग देना है, हमें ड्रग देना है विच आर कार्डियो प्रोटेक्टिव। हमने कौन कौन सी देखी इसके अंदर, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और SGLT2 इनहिबिटर्स। तो इन दोनों में से अलॉन्ग विद मेटफॉर्मिन मैक्सिमम डोज हम स्टार्ट करते थे आइदर GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और SGLT2 रिसेप्टर इनहिबिटर। अगर ये भी काम नहीं करती, तो यानी 3 महीने बाद हम दोबारा से HbA1c कराएंगे, स्टिल इट इज़ नॉट कम टू डिजायर्ड वैल्यू, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते थे। तो अब पेशेंट में क्या क्या चल रहा है, मेटफॉर्मिन प्लस GLP-1 प्लस साथ में SGLT2 इनहिबिटर, ये सारे इनिशिएट कर देते थे। और अगर इसके बाद भी हमारा HbA1c डिजायर्ड वैल्यू पे नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली वी गो टू द बेसल इंसुलिन और इंसुलिन विल स्टार्ट। तो हमारा बेसिकली क्या अप्रोच रहती थी, पहले पेशेंट आया हमारे पास, हमने सबसे पहले किया डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमने सीधा मेटफॉर्मिन पेशेंट का स्टार्ट किया। मेटफॉर्मिन का सब्सिक्वेंटली हम मैक्सिमम डोज तक जाते थे 200 पर डे। फिर उसके बाद हम हाई रिस्क पेशेंट देखते थे, हाई रिस्क में अगर एथेरोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीज़ है तो आइदर वी स्टार्ट विद GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और विल स्टार्ट विद SGLT2।
हम दोनों में से एक स्टार्ट करते थे, अगर फिर भी हमारा डिजायर्ड HbA1c नहीं आता था तो विल ऐड 2, दोनों ऐड कर देंगे अलॉन्ग विद मेटफॉर्मिन, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट प्लस साथ में SGLT2 इनहिबिटर। और अगर फिर भी डिजायर्ड HbA1c नहीं आता था देन विल टेक पेशेंट टू बेसल इंसुलिन। तो ये रहता था हमारे पास अगर पेशेंट इज हैविंग एथेरोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीज। अगर पेशेंट इज हैविंग CKD और डायबिटिक ये नेफ्रोपैथी, पेशेंट इज हैविंग डायबिटिक किडनी डिजीज, एल्बुमिन यूरिया अगर रहता था देन विल गिव द सेफर रीनोप्रोटेक्टिव एजेंट दैट इज आइदर SGLT2 इनहिबिटर या फिर GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। अगर फिर भी HbA1c डिजायर्ड नहीं हुआ तो देन विल ऐड 2, सेम चीज़ जैसे हमने एथेरोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीज में देखा, सेम चीज़ इन CKD। और फिर दूसरा था इफ पेशेंट प्रेजेंट्स विद हार्ट फेलियर, अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है हार्ट फेलियर के अंदर तो हमें ऐसी ड्रग यूज़ करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा कार्डियो प्रोटेक्टिव हो, तो उसके अंदर वी यूज टू स्टार्ट विद SGLT2। तो सबसे पहले हमने मेटफॉर्मिन दी, फिर अगर मेटफॉर्मिन की मैक्सिमम डोज तक गए, अगर फिर हमने देखा फिर भी हमारा HbA1c अचीव नहीं हो रहा तो वी नीड टू सी कि पेशेंट में रिस्क फैक्टर क्या है। अगर पेशेंट इज हैविंग हार्ट फेलियर तो हम उसको SGLT2 रिसेप्टर इनहिबिटर ऐड कर देते थे, है ना। ये चीज़ हमारी बेसिक अप्रोच रहती थी पहले। अब ये जो ADA गाइडलाइन 2024 है इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं। अब ये पूरी ADA गाइडलाइन है 2024 की, इसके अंदर बस चेंजेस क्या हैं कि फर्स्ट लाइन तो ये ही है जैसे यहाँ पे था डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, यहाँ पे भी यही है, लेकिन इसके अंदर ये है इंस्टेड ऑफ इनिशिएटिंग पेशेंट डायरेक्टली ऑन मेटफॉर्मिन हम सीधा पेशेंट का स्टेटस देखेंगे, पेशेंट प्रोफाइल देखेंगे और इंस्टेड ऑफ मेटफॉर्मिन वी कैन इनिशिएट अदर ड्रग्स ऑल्सो, डायरेक्टली हम दूसरे ड्रग्स ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो अब जैसे सबसे पहले हम इसका ये वाला टेबल देखेंगे, ये वाला टेबल है इसको हम जूम करते हैं पहले, सिर्फ इतना हाफ टेबल। तो सबसे पहले पेशेंट आया डायबिटीज़ का, हमने डायग्नोज किया, उसको हमने डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इनिशिएट किया। अब इस टेबल को देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले पेशेंट में देखेंगे हम कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी, कार्डियो रीनल एंगल देखेंगे इसका, कार्डियो रीनल पेशेंट कैसा है। सबसे पहले इफ पेशेंट इज हैविंग एथेरोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीज, किसे बोलेंगे अगर पेशेंट इज हैविंग MI, स्ट्रोक, एनी रीवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर, अगर पेशेंट इज हैविंग ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, अनस्टेबल एंजाइना, एम्प्यूटेशन और सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगर ये है तो पेशेंट को हमें मेटफॉर्मिन देने की बजाय सीधा वी कैन स्टार्ट विद द कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट्स, दैट इज या तो हम GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट स्टार्ट कर देंगे और SGLT2 रिसेप्टर सीधा स्टार्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग मेटफॉर्मिन। और अगर फिर भी हमें डिजायर्ड HbA1c टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे तो देन विल कंबाइन द टू, दोनों को ऐड कर देंगे। इसके आगे कैसे अप्रोच करना है वो हमें बाद में देखेंगे। तो ये तो था अगर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, और अगर या फिर दूसरा है कि एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज अभी नहीं है पर हाई रिस्क फैक्टर्स है पेशेंट का टू डेवलप एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, वो कैसे देखेंगे अगर पेशेंट की एज मोर देन 55 ईयर्स है और विथ 2 और मोर एडिशनल रिस्क फैक्टर्स। तो एज मोर देन 55 हो गई प्लस साथ में इनमें से कोई सा 2 हैं, जैसे या तो पेशेंट ओबीज है या पेशेंट इज हैविंग हाइपरटेंशन या स्मोकिंग है, डिस्लिपिडीमिया है और एल्बुमिन यूरिया है। तो एज मोर देन 55 वे एनी ऑफ द 2 तो उसको बोलेंगे हाई रिस्क चांसेस हैं कि पेशेंट विल डेवलप एथेरोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीज इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो उसमें भी सेम ट्रीटमेंट रहेगा, कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट्स विल ऐड, तो आइदर GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और SGLT2 रिसेप्टर। फिर उसको हम 2 से 3 महीने के अंदर फॉलोअप करवाएंगे, फिर उसका HbA1c देखेंगे, इफ इट डजंट कम टू डिजायर्ड वैल्यूज तो हम GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट प्लस SGLT2 इनहिबिटर्स को कंबाइन कर देंगे। तो ये हमने देखा कि अगर पेशेंट इज हैविंग एथेरोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीज और रिस्क फैक्टर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीज। नेक्स्ट पेशेंट आएगा अगर हमारे पास उसको हार्ट फेलियर है पेशेंट को, अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है वेदर इट कुड बी हार्ट फेलियर विद रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन और प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन और रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, तो उसमें मोस्ट हार्ट जो कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट है वो हमें ऐड करना है, दैट इज SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT2 इनहिबिटर्स हम डायरेक्टली ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मेटफॉर्मिन। फिर तीसरा है अगर हमारे पास पेशेंट रीनल एंगल देखेंगे, इसके अंदर पेशेंट इज हैविंग CKD। CKD क्या है इफ EGFR इज लेस देन 60, है ना, और उसके साथ क्या है पेशेंट फर्दर प्रोग्रेस करेगा डायबिटीज़ का, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगा तो एवरी ईयरली वी नीड टू मॉनिटर एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। तो इसके अंदर प्रिफरेबली हमें स्टार्ट करना है SGLT2 रिसेप्टर इनहिबिटर क्योंकि वो CKD प्रोग्रेशन डिले करता है। लेकिन हमने जैसे SGLT2 रिसेप्टर इनहिबिटर का देखा, अगर EGFR लेस देन 30 है हमें इनिशिएट करना है तो हम इनिशिएट नहीं करेंगे SGLT2। और इसमें क्या है अगर हमने इनिशिएट कर दी ऑलरेडी तो अंटिल पेशेंट गो ऑन डायलिसिस तो हमें उसे कंटिन्यू रखना है ना। तो इसके अंदर क्या है यूज ऑफ SGLT2 इन पेशेंट ऑफ EGFR मोर देन 20 वंस इनिशिएटेड शुड बी कंटिन्यू टिल डायलिसिस। तो हमें एक बार इनिशिएट हो गई तो अंटिल डायलिसिस वी कैन कंटिन्यू। तो आइदर विल गिव SGLT2 इनहिबिटर और आइदर विल गिव GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद अगर इफ पेशेंट डिजायर्ड वैल्यू इज नॉट अचीविंग देन वी कैन कंबाइन द टू,
है ना, वी कैन कंबाइन SGLT2 इनहिबिटर प्लस GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो इसमें बेसिक चेंजेस यही हैं, जैसे पिछली बार हमने पिछले में क्या देखा, जैसे हमारा पहले चलता था कि हमने डायरेक्टली मेटफॉर्मिन स्टार्ट किया, उसके बाद हम ये ड्रग्स ऐड करते थे डिपेंडिंग ऑन पेशेंट के रिस्पेक्टिव। अब हमने डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो कंटिन्यू किया, लेकिन मेटफॉर्मिन डायरेक्टली स्टार्ट ना करके सीधा हमने पेशेंट के रिस्क फैक्टर देख लिए। अगर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है या उसके रिस्क फैक्टर हैं तो उसमें डायरेक्टली GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट और SGLT2 इनहिबिटर। अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो विल ऐड द टू। इफ पेशेंट इज हैविंग हार्ट फेलियर में डायरेक्टली विल स्टार्ट विद SGLT2 इनहिबिटर्स। इफ पेशेंट इज हैविंग CKD तो अदर विल प्रीफर SGLT2 इनहिबिटर और GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। अगर हमारा डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आ रहा तो विल कंबाइन द टू। फिर हमने जैसे अभी इसमें देखा, ये तो आधा टेबल हो गया। अब ये सेकंड पार्ट ऑफ टेबल। सेकंड पार्ट ऑफ टेबल हमारा क्या डिसाइड करेगा कि अगर मान लो ये ड्रग्स देने के बाद भी पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो विल डिसाइड कि हमें कौन सी ड्रग देनी है बिकॉज वाया दिस टेबल। तो ये चीज़ अब मैं दोबारा से जूम करता हूँ इसमें। तो हमने सबसे पहले इनिशिएट कर दी SGLT2 रिसेप्टर, ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की प्रोफाइल कैसी है। अब मुझे उसके बाद दूसरी तीसरी मेडिकेशन ऐड करनी है, तो वो मुझे डिपेंड करेगा कि इफ़ आई वांट ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट, मुझे पेशेंट का ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट करना है या पेशेंट का वेट मैनेजमेंट करना है ना, उसके हिसाब से मैं अपनी सेकेंड ड्रग आई विल डिसाइड। तो जैसे अगर मुझे पेशेंट का ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट करना है, मेरा पेशेंट ओबीज नहीं है, तो इसमें मैं मोस्ट एफिकेसी, वेरी हाई एफिकेसी वाली ड्रग लूँगा कोई सी भी विच इज़ हेल्पफुल इन ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट। ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट यानी ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट जो भी होगा मैक्सिमम, आई विल प्रीफर दैट। तो वेरी हाई एफिकेसी किस ड्रग की है? डुलाग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड, टिrzepatide एंड इंसुलिन, और कॉम्बिनेशन ओरल और कॉम्बिनेशन इंजेक्टेबल GLP और इंसुलिन। तो ये वेरी हाई एफिकेसी ड्रग है। उसके बाद कौन सी रहेगी हाई एफिकेसी ड्रग्स के अंदर? है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, अगर मैंने पहले इनिशिएट नहीं करी है, और मेटफॉर्मिन और SGLT2 इनहिबिटर और सल्फोनाइलिडिया और थायाजोलिडाइंस। और इंटरमीडिएट एफिकेसी की कौन सी है? DPP-4 इनहिबिटर। तो इन सीक्वेंस वाइज आई विल फॉलो अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रोफाइल कि पेशेंट को कौन सी सूट करती है। उसको अगर ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट करना है तो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस आई विल डिसाइड कि सेकंड ड्रग कौन सी मैं ऐड करूँगा। अगर मेरा पेशेंट ओबीज है, उसका मुझे वेट मैनेजमेंट करना है, तो मैं इस टेबल पे आ जाऊँगा। इस टेबल पे हाई एफिकेसी ड्रग कौन सी? वेरी हाई एफिकेसी ड्रग, इसके अंदर सीमाग्लूटाइड, ये तो अप्रूव्ड है एज एंटी ओबेसिटी ड्रग। टिrzepatide, ये ऑल्सो अप्रूव्ड है एज एंटी ओबेसिटी ड्रग, तो आई विल प्रीफर दैट। अगर ये नहीं है मेरे पास, देन आई विल गो टू द हाई एफिकेसी ड्रग, इसके अंदर डुलाग्लूटाइड और लीराग्लूटाइड। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो आई विल गो टू द इंटरमीडिएट एक्टिंग, इसमें GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट अगर पहले मैंने यूज़ नहीं करी है, और SGLT2 इनहिबिटर्स, एंड वेट न्यूट्रल है DPP-4 इनहिबिटर मेटफॉर्मिन। तो बेसिक अप्रोच कैसे रहेगी? मान लो अगर मेरे पास कोई पेशेंट ओबीज आया, उसको हार्ट फेलियर है, तो मैं उसमें कैसे अप्रोच करूँगा? सबसे पहले पेशेंट आया मेरे पास, वो हार्ट फेलियर का है, तो इनिशियली आई विल स्टार्ट विद कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी चेंजेस। फिर मैं यहाँ देखूंगा मेरे पेशेंट को हार्ट फेलियर है, तो मैं इनिशिएट करूँगा SGLT2 इनहिबिटर्स। अब मान लो मेरा पेशेंट SGLT2 इनहिबिटर पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मैं फिर सेकंड टेबल पे आऊँगा कि मुझे दूसरी ड्रग कौन सी ऐड करनी है। तो मुझे ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट करना है या वेट मैनेजमेंट करना है? अब मेरा पेशेंट ओबीज है तो मुझे वेट मैनेजमेंट करना है, तो मैंने SGLT2 तो इनहिबिट स्टार्ट किया ही हुआ था। नाउ आई विल प्रीफर सीमाग्लूटाइड, कि अब मैं सीमाग्लूटाइड दूंगा। ऐसे ही सेम पेशेंट मेरे पास ओबीज नहीं है, लेकिन उसे एथेरोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीज़ है या रिस्क फैक्टर है, तो ऐसे में मैं क्या स्टार्ट करूँगा? सबसे पहले पेशेंट मेरे पास आया तो आई विल स्टार्ट विद डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। उसके बाद आई विल सी कि रिस्क फैक्टर हैं, तो इसमें मैं इनिशिएट करूँगा उसका GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। 3 महीने बाद मैंने HbA1c कराया, रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने इसमें SGLT2 इनहिबिटर ऐड कर दिया। फिर मैंने 3 महीने में HbA1c कराया, फिर उसका रिस्पॉन्स फिर भी नहीं आया। तो अब मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट करना है या वेट मैनेजमेंट करना है। अब मेरा पेशेंट ओबीज नहीं है, तो मुझे यहाँ ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट करना है, तो आई विल ऐड डुलाग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड, टिrzepatide और इंसुलिन। तो मैंने उस पेशेंट में इस बार सीमाग्लूटाइड ऐड कर दिया। तो ऐसे हम पेशेंट को फर्दर फर्दर अप्रोच करेंगे। तो ठीक है, तो ये था बेसिकली आज के लिए टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का ट्रीटमेंट। तो अच्छी तरह एक बार देखना, इट इज़ वेरी इजी, दोबारा से देखना। ओके, साइनिंग ऑफ, इट्स डॉक्टर कुणाल चौहान, थैंक यू।